द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। देखो एक चीज समझो आप, 1892 और इससे लास्ट वाला एक्ट हमने कब पढ़ा था? 1861 में। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि जब कानून लेट में आए, बहुत लेट में आए, सुधार बहुत लेट में किया जाए, तो इसका मतलब है कि बीच में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 1892 में ही जो है ये कानून आता है। तो इसके पीछे दो रीजन है। पहली रीजन ये है कि कांग्रेस का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? कांग्रेस का निर्माण। कांग्रेस का निर्माण कब होता है? कोई बताए मुझे, बताए कोई। कांग्रेस का निर्माण कब हुआ? 1885 में हुआ। ठीक है, और किनकी अगुवाई में होता है? कौन थे उस टाइम इसके हेड, या जिन्होंने मतलब इसकी शुरुआत की, या जिन्होंने इसको बनाने का प्रयास किया? कोई उनका नाम पता है किसी को? नहीं, वो नहीं थे। A.O. ह्यूम हैं, वो तो पहले इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, जिन्हें तुम व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, वो जो है पहले अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस बना, और दूसरी एक चीज है जिसको बोलते हैं इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद जिसे बोलते हैं कंट्रोवर्सी। तो इन दोनों के वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजों को जो है अब सुधार करने की बहुत जरूरत पड़ गई, क्योंकि अब इनके ऊपर दबाव बनने लगा था। और ये दबाव जो है बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेसी जो है, जिनका उदारवादी अप्रोच था, अभी उदारवादी ही मामला चलेगा, तो उन्होंने अपनी मांगों को शुरू किया। उनकी शुरू की जो मांग करने का जो तरीका था वो क्या था कि प्रार्थना करिए, ठीक है, चिट्ठियां लिखिए, थोड़ा सा बातचीत करिए, संवाद बनाए रखिए। इस तरीके से उन्होंने, अभी भी रेडिकल एस्पेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये दो बड़े कारण रहे होंगे। तो अब हम लोग इसके प्रोविजंस देखते हैं। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त जो नामजद जो होता है, मतलब कि रजिस्टर्ड से मतलब होता है, नामजद सदस्यों की संख्या नामजद सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ा के जो है 10 और 10 से 16, मतलब कि 10 से बढ़ाकर 16 से भी अधिक की जा सकती थी। 16 निश्चित कर दी गई। निश्चित कर दी गई। इसको अभी लिखते चले जाएंगे, फिर हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। ये थोड़ा यहाँ पे ज्यादा डिटेल है। इसमें जो है ये संख्या कितनी है? 16, और इसमें 10 सदस्य जो हैं, 10 सदस्य गैर सरकारी होंगे। समझ में आया ये? इसको इस तरीके से समझिए कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, ठीक है, जो सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव है, जिसका काम क्या है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव अलग होता है, ठीक है, व्यवस्थापिका है, ये लेजिस्लेटिव है। तो उसमें सभा के अतिरिक्त नामजद जो है सदस्यों की संख्या अब 10 से बढ़ा के 16 निश्चित कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 16 कर दी गई है। और ये 16 में 10 सदस्य क्या हैं? गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी से मतलब क्या होंगे? जिन्हें गवर्नमेंट नॉमिनेट नहीं करेगी, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट जिन्हें नहीं चुनेगी, यही
10 सदस्य हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक तरीके से ये है कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसमें भारतीयों की संख्या अब थोड़ा बढ़ाई जा रही है, ये वही दिखा रहा है। वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव शब्द था वो, प्रांतों में जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका के गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। तो 3 प्रांतों को हम पहले देखेंगे। पहला है बंगाल, ठीक है, बंगाल, पहले बंबई, ठीक है, बंबई, मद्रास और बंगाल और NWFP, इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। तो इनकी संख्या जो है बढ़ाई गई, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अभी मैंने जैसे कि बताया कि सेंटर में क्या हुआ कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी वहां पे गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मतलब कि भारत से लोगों को वहां पे चुना जाने लगा, ठीक है, उनकी एंट्री होने लगी, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। उसी तरीके से जो प्रांतों में भी जो व्यवस्थापिका थी उसमें भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। और ये 4 प्रमुख प्रांत थे, इनकी हम लोग संख्या देख लेते हैं। बंबई और जो मद्रास है, यहाँ की जो न्यूनतम संख्या थी 8 न्यूनतम है, इसको मिनिमम लिख लीजिए, ठीक है, और 20 जो है, 20 क्या हो गई, मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पे किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो पहले मुझसे क्लियर करिए, पहले बताइए कोई इसमें दिक्कत है, किसी को कंफ्यूजन है? ये जो मैंने बताया, इससे पहले जो मैंने बताया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यानी केंद्रीय जो व्यवस्थापिका थी उसका वो मामला था, ठीक है। और ये जो अभी बात हुई है ये किसके बारे में बात हो रही है, प्रांतीय जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में बात हो रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? किसी को कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो बंबई और मद्रास में अब जो है, जो उसकी जो व्यवस्थापिका है उसमें गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या है मिनिमम 8 होगी और मैक्सिमम क्या होगी, वो 20 होगी, ठीक है। लिखते जाइए इसको। और बंगाल में क्या होगा, बंगाल में भी अधिकतम 20 कर दी गई, मैक्सिमम जो है क्या कर दी गई, 20 कर दी गई। और NWFP में 15 सदस्यों की संख्या जो है निश्चित कर दी गई, निश्चित कर दी गई, ठीक है। NWFP की जो संख्या है, गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी कर दी गई, 15 कर दी गई, यहां 20 कर दी गई है। इसको नोट करिए तुरंत। नोट कर लिया हो तो तुरंत बताया मुझे कि नोट कर लिया है। ठीक है,
सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस एक्ट का 1892 का, इलेक्शन पद्धति का प्रारंभ किया जाना या निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना। ठीक है, पहली बार जो है इलेक्शन जो सिस्टम होता है, जो इलेक्शन करने का जो तरीका होता है, उसकी शुरुआत की गई इसमें। ठीक है, उसमें शुरुआत की गई। इसमें क्या किया गया कि जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका, जिला बोर्ड और जो विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक है, विवीज जो होती हैं, इसको विवीज जो होती है विश्वविद्यालय बोला जाता है, वाणिज्य मंडल द्वारा, वाणिज्य मंडल का मतलब क्या होता है, जो व्यापारी लोगों का जो पूरा गुट होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाने लगा, निर्वाचित किए जाते थे। अच्छा, ये बताइए कि अप्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? अप्रत्यक्ष, ये लिखा हुआ है ना अप्रत्यक्ष, ये ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब समझ लीजिएगा इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, डायरेक्ट मंडल का क्या नाम? ये वाणिज्य मंडल है, ये जो व्यापारी लोगों का जो यूनियन होता है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। व्यापार मंडल होता नहीं है, उसी को है, वाणिज्य व्यापार सब सेम ही होता है जी। हाँ, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे इन्हें, लेकिन इन निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत सदस्य कहा जाता था। क्योंकि इनको मनोनीत सदस्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये इनडायरेक्ट होता था। ठीक है, तो इलेक्शन से रिलेटेड ये मामला है। नोट कर लिया आप लोगों ने इसे? तो इलेक्शंस के सबसे पहली जो है शुरुआत जो है इसी में होती है, 1892 के एक्ट में ही होगी। ठीक है, वो भी अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, ये लिंक है 1892 का एक्ट, क्या है, एक लिंक है किसके बीच में? ये लिंक है 1909 के एक्ट के बीच में और 1861 के एक्ट के बीच में। ये काफी प्रोग्रेसिव है। ठीक है, इसे ये भी बोल सकते हैं कि यह काफी प्रगतिशील या काफी प्रगतिशील अधिनियम है, प्रगतिशील अधिनियम। इसके पीछे रीजन क्या है? इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं लिबर्टी बहुत ज्यादा दी गई है। लिबर्टी का मतलब क्या है? स्वतंत्रता से बहुत ज्यादा मतलब है कि चुनाव में लोगों का पार्टिसिपेशन दिया गया, भले इनडायरेक्टली दिया गया। पहले तो यही था कि वो जितने भी भारतीय थे उनको इंफीरियर समझते थे, उनको ये मानते थे कि दे आर बोर्न टू रूल्ड नॉट टू रूल, यानी कि ये शासन, मतलब कि ये जो है शासित होने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। ये दरअसल यहाँ पे मतलब है। तो इसमें एक चीज और लिखिए आगे, विधान परिषद। अच्छा, विधान परिषद हो गया है,
बजट पर बहस करने का मौका इसमें दिया गया। बजट पर बहस करने का मौका दिया गया। ठीक है, बजट पर बहस करने का मौका दिया गया, लेकिन वो डिबेट कर सकते थे, जैसे कि उस पर कटौती करना है या वीटो करना है, तो इस तरीके की चीजें अभी अलाउ नहीं थी। लेकिन जो बजट आता है उस पे क्या कर सकते हैं, बहस करने का मौका दिया गया। तो बहस करने का मौका, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बहस करने का मौका बजट पर किस एक्ट के तहत इंडिया में दिया गया। तो 1892 के एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट में दिया गया। और इसमें जो है बहस करने के बाद जो है कार्यपालिका के कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने की व्यवस्था की गई। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। अक्सर करके आपने जो है कभी बजट वगैरह की जो डिबेट्स होती हैं, इन सारी चीजों को देखा होगा, तो वहां पे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। सवाल के कई टाइप्स होते हैं, जिनको आने वाले हम अपने जो हमारे जो सेशंस होंगे, जो क्लासेस होंगी, उनमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है कार्यपालिका को अब अगर कोई सवाल पूछता है कि इस काम के लिए ये सारी बातें कही गई थी, अभी तक वो नहीं हुआ, तो इस पे उन्हें जवाब चाहिए। तो ये इस चीज के लिए जो है कार्यपालिका को अधिकृत कर दिया गया, मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा लिबर्टी दी गई है, अब वो सवाल भी पूछ सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने भी बताया है ना कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात की गई है, लेकिन चुनाव शब्द का अभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करने की बात की गई है। इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल अभी भी 1892 के एक्ट में नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है, फंसाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं डाल दिए जाते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा कि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। चलिए आप लोग ये बताइए कि ये पूरा एक्ट समझ में आया है, क्लियर हो गया सबको, क्लियर हुआ है सब लोगों को जी। इसमें जो भी कंफ्यूजन है, सबसे पहले जितने भी लोगों के अगर कोई डाउट्स हैं तो वो पहले मुझसे आप पूछ लें, पहले उसको क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन पद्धति यानी इलेक्शन सिस्टम। हाँ देखो, वो निर्वाचन पद्धति का मतलब इलेक्शन सिस्टम ही होता है। ठीक है, निर्वाचन पद्धति को इंट्रोड्यूस किया गया इनडायरेक्टली, लेकिन उसको चुनाव का नाम नहीं दिया गया था, ये जरूर याद रखना। इलेक्शंस वर्ड जो है ना, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, बस उसमें एक तरीका बताया गया था कि जैसे कि जो वाणिज्य मंडल है, यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसे बोलते हैं, तो ये सारे लोगों का जो, जैसे कि नगर पालिका है, ये होती है ना, नगर पालिका वगैरह होती है ना शहरों के अंदर, तो उनके जो मेंबर चुने जाएंगे वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएंगे। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या होता है ये बताइए मुझे, कोई बेसिक डिफरेंस बताए, बताइए।
डायरेक्टली सर, मतलब डायरेक्टली तो प्रशासन ही चुन लेगा उन्हें। हाँ देखो, इनडायरेक्ट और डायरेक्टली का बात समझो। जैसे कि मुझे कोई बात फैज तक पहुंचानी है, अगर मैं फैज के घर पे जाके डायरेक्ट मिलूं और उनसे बोलूं कि 1892 के एक्ट में ये लिखा है कि चुनाव शब्द नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई है, लेकिन डायरेक्टली चुनाव का नाम नहीं लिया गया, तो मैं तुमसे मिल रहा हूं और ये बात बता रहा हूं, तो ये डायरेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, मैं अपने घर पे हूँ, आप अपने घर पे हो, हमारे बीच जरिया क्या है? जरिया ये हमारा सेलफोन है और ये ऐप है जूम, ठीक है। तो इसके थ्रू जब हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये जरिया बन रहा है, तो मतलब कि मैं अप्रत्यक्ष तरीके से इनडायरेक्टली तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बीच में हमारे क्या है? बीच में एक सोर्स है जिसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं।